चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हाउ टू फाइंड इनिशियल फेज एंगल, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो इनिशियल फेज कितना आता है? 0 आता है। निकालने का, फाइंड करने का तरीका क्या था कि पहले इनिशियल पोजीशन पर वो जहां पे है एक्स की जगह वो इनिशियल पोजीशन डाल दो, तो फाई की दो वैल्यूज आएंगी। अब वेलोसिटी की इक्वेशन लिख के चेक करो कि हमें दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो जो वेलोसिटी पॉजिटिव है, जितने एंगल पर वो वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है वही एंगल हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए फिर हमने, अच्छा, मीन पोजीशन से अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो इनिशियल एंगल आता है 0, और अगर मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो इनिशियल फेज एंगल आता है पाई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पाई हो 0 और पाई हो गया। जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे रखा है, पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है अपना मोशन, तो फेज एंगल आता है पाई/2। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। और अगर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पर है तो इनिशियल फेज एंगल आता है 3π/2। तो यहाँ से हमने देखा था कुछ ऐसा कि अगर पार्टिकल, देखो, इक्विलिब्रियम पे है, मीन पोजीशन पे है और यहीं से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो आता है 0। फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो इनिशियल फेज एंगल आता है पाई/2। फिर यहाँ से चल के वापस आ रहा है और इक्विलिब्रियम पे आप पहुंचा तो वहां पे फेज एंगल, अगर यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, मतलब पहुंचा नहीं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। इनिशियल फेज एंगल का मतलब है कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ तो इनिशियल फेज एंगल आएगा पाई। अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो इनिशियल फेज एंगल आएगा 3π/2। इस तरीके से घूम के वापस आ गए, है ना। तो फिर फेज एंगल यहाँ पे आ जाएगा वापस से 0। तो अगर फेज एंगल 0 लिखें या 2π लिखें एक ही बात है, मतलब अगर फेज एंगल में 2π प्लस करके लिखें तो वही बात होती है। जैसे पाई/2 में 2π प्लस करके लिखें तो वही बात होती है। तो फेज एंगल हम 0 से 2π के बीच में देते हैं, इस तरीके से। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, है ना। ये वाला करते हैं, चलो। यहाँ पे आपको राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, यहाँ ये इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, हाँ, तो ये एक्सट्रीम पे और इक्विलिब्रियम पे तो देख लिया। बीच में की बात करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच में कहीं से स्टार्ट हुआ है और अभी किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो जिसका फेज एंगल होगा, इनिशियल फेज एंगल होगा, वो 0 से π/2 के बीच में होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे कहीं है, पार्टिकल देखो है तो यहीं पे पार्टिकल, लेकिन अगर इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ तो इसका इनिशियल फेज 0 से π/2 के बीच में होगा। और अगर पार्टिकल वापस, मतलब अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ है, तो इसका फेज एंगल कितना होगा? π/2 से पाई के बीच में होगा। तो अगर हमें ये याद है तो उससे फायदा क्या होगा कि हम आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमको डिसाइड करने के लिए वेलोसिटी का सहारा लेना पड़ रहा था ना, तो उसको उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए हमने एक रिजल्ट तैयार कर लिया। तो हम डायरेक्टली कंफर्म हो जाएंगे कि भाई कौन सा एंगल आने वाला है, क्योंकि हमने डायरेक्ट रिजल्ट तैयार कर लिया कि अगर पार्टिकल इधर जा रहा है इनिशियली तो एंगल, इनिशियल फेज एंगल 0 से π/2 के बीच में आएगा। अगर वापस मतलब नेगेटिव एक्शन की तरफ जा रहा है तो π/2 से पाई के बीच में। अगर पार्टिकल यहाँ पे है और इधर जा रहा है, देखो एरो बना रहा हूँ मैं ना, इधर जा रहा है तो पाई से 3π/2। अगर पार्टिकल यहाँ है लेकिन इधर जा रहा है तो 3π/2 से 2π के बीच में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ये वाला बताइए, इसमें पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? a/2 से स्टार्ट हुआ है। सपोज दिस इज द x बराबर प्लस a/2। तो पार्टिकल प्लस a/2 से स्टार्ट हुआ है और पार्टिकल किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे इसका इनिशियल फेज एंगल क्या होगा? और राइट द एसएचएम, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चलिए, तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? x बराबर a, एम्पलीट्यूड a है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है इनिशियल एंगल, है ना। इनिशियल एंगल फाइंड करना है तो हम x की जगह क्या पुट कर दे? a/2, तो a/2 रख दिया, प्लस है इसलिए प्लस a/2 रख दिया, साइन, अच्छा फेज एंगल
कब है ये टी बराबर 0 पर, ए बाई टू पे कब है टी बराबर 0 पर, तो ये 0 हो गया और ये फाई नॉट हो गया। तो यहाँ से हमने देखा साइन फाई नॉट बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ना आएगा, ठीक है। साइन फाई नॉट कितना आ गया, 1/2 आ गया, लेकिन फाई नॉट की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, अगर साइन 1/2 है, साइन फाई नॉट 1/2 है, तो 1/2 के लिए कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 30 डिग्री पॉसिबल है और 150 डिग्री पॉसिबल है। आप अगर रेडियन में लिखना चाहो तो रेडियन में भी लिख सकते हो। π/6 रेडियन पॉसिबल है और 5π/6 वैल्यू पॉसिबल है। अब हमें डिसाइड करना है फाई नॉट इनमें से कौन सा होगा, तो क्या आंसर है बताओ, इक्वेशन देख के बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर पॉसिबल है, कौन सा आंसर सही होगा फाइन नॉट के लिए, किसे हम लेंगे किसे हम रिजेक्ट करेंगे। यस, यस, तो आंसर होगा 5/6, ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा फाई नॉट की वैल्यू के लिए और ये रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब वो सेम ही है, बस वो डिग्री में इधर रेडियन में। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने याद किया है कि पार्टिकल अगर यहाँ पे हो और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो तो आंसर 0 से π/2 वाला लगेगा। तो यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। तो फाइनल एक्स बराबर, जो एक्स की इक्वेशन है, मतलब इसकी इक्वेशन है एस एच एम की, वो कितनी आ गई, ओमेगा टी प्लस π/6, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी वाला इक्वेशन नहीं लिखना पड़ा। खैर इसके भी एक छोटी, इससे भी छोटा तरीका हम देखेंगे अभी, है ना, इससे भी छोटा तरीका, बट पहले इसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। चलो इसमें आंसर बताओ। तो यहाँ पे पार्टिकल कहाँ रखा है, एक्स बराबर -a/2 पे रखा है, एक्स बराबर -a/2। अब बताओ, हाँ तो वैल्यूज रख दें, तो -a/2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। लेकिन a/2 पर कब है ये, जब t 0 है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो यहाँ से साइन फाई नॉट कितना आ गया, -1/2। तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो एक एंगल हो गया 210 डिग्री और दूसरा एंगल हो गया 330 डिग्री। आप चाहें तो इसे रेडियन में भी चेंज कर लेना। ठीक, तो -1/2 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड और फर्स्ट में तो एंगल हो ही नहीं सकता, इतना तो पता होना चाहिए आपको, राइट। ओके, अब हमारा आंसर क्या होएगा, तो देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यहाँ तक पाई होता है, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट होता है नेगेटिव में जाता तो पाई, और यहाँ होता है 3π/2। मतलब ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से 270 के बीच में, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। मतलब ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, 210 डिग्री। चलिए, तो ये आ गया आपका 210 डिग्री। बट मैं क्या कह रहा था कि अगर ये पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ ना जाके ये अगर इधर जा रहा होता तो आंसर क्या आता आपका, 330 डिग्री, राइट। ओके, मतलब आप एक्सपर्ट हो गए अब इसमें ना। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन भी कर दो।
On a particle of mass 2 kg of force x and is given by F is equal to minus 8x plus 4 if the particle is released from rest at x बराबर x is, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है ना। इसमें बस डायग्राम नहीं बनाया, अगर मैं डायग्राम ऐसे बना के दे देता आपको तो आप वापस से इसको तुरंत से कर देते। तो इसमें आपको डायग्राम खुद से बनाना है ना, बस इतनी सी बात है इसमें। तो डायग्राम बना देते हैं इसका। तो डायग्राम में क्या क्या दिखाना होता है, डायग्राम में दिखाना होता है कि डायग्राम में दिखाना होता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ है। अब जरूरी नहीं है हमेशा इक्विलिब्रियम x बराबर 0 पर ही हो, इक्विलिब्रियम कहाँ होती है जहाँ पे फोर्स 0 होता है। ये मैं सवाल ऑलरेडी आपको टुकड़े में करा चुका हूँ, मतलब आपको एक ऐसी इक्वेशन देके और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करो ऐसा मैं आपसे पूछ चुका हूँ। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे f 0 होता है, तो फोर्स को 0 कर दो। तो फोर्स 0 हो गया तो यहाँ से आ गया 0 इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 4। तो x बराबर कितना आ गया 1/2, मतलब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो हो गया x बराबर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन्होंने बोला है कि पार्टिकल को रिलीज किया गया है ना, ध्यान से देखना, पार्टिकल को रिलीज। तो इस, अब देखो एक्स बराबर 1 पर से रिलीज किया गया है, तो ये ऑब्वियस है कि x बराबर 1 इसके आगे होगा, इक्विलिब्रियम के आगे होगा, है ना। और रिलीज किया गया है, और पार्टिकल एसएचएम में केवल ऐसी दो ही पोजीशंस है जहां पे से अगर पार्टिकल को रिलीज किया जाए तो भी काम बन जाएगा। कहाँ पे, मतलब जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है, एसएचएम में ऐसे केवल दो ही पॉइंट है जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। रिलीज मतलब वेलोसिटी 0। तो ऐसे दो पॉइंट कौन से हैं, एक्सट्रीम्स, है ना। इसका मतलब ये x बराबर 1 क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया, और यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया गया है, यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया गया है। ठीक है भाई। तो अगर यहाँ पे है इसका मतलब फाई नॉट कितना आ गया, π/2। पॉजिटिव एक्सट्रीम पर फाई नॉट कितना होता है, इनिशियल फेज होता है π/2। इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया x बराबर 0 पर। और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया इस केस में, एम्पलीट्यूड हो गया कैपिटल A बराबर हाफ मीटर, एम्पलीट्यूड हो गया हाफ मीटर। ये डायग्राम हो गया। तो इक्वेशन क्या आ गई, x बराबर हाफ, क्योंकि a साइन ओमेगा टी होता है, हाफ साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ठीक है, आया समझ? ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, मतलब ये तो ठीक है, ये फाई नॉट वाला पार्ट क्लियर हो गया, लेकिन ये x क्या है, बेसिकली x क्या होता है। हम x को x तब लिखते हैं जब इक्विलिब्रियम पे हो ऑब्जेक्ट, इक्विलिब्रियम उसका x बराबर 0 पे हो, सॉरी इक्विलिब्रियम पे ऑब्जेक्ट नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि x को x तब हम लिखते हैं जब इक्विलिब्रियम x बराबर 0 पे हो। अदरवाइज मैंने आपको बताया था ये x नहीं होता है, ये कितना होता है x माइनस एक्स नॉट, और x नॉट होती है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन 0 होती है तो हम जनरली इसको x ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब फाई नॉट की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन ये आंसर अभी सही नहीं हुआ है ना। आंसर सही कैसे होगा, आंसर सही ऐसे होगा, देखना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस एक्स नॉट, ये है x, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट x बराबर 0 पे नहीं होगा तो आपको इस तरीके से इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो उससे, या फिर आप आदत डाल लो हमेशा इक्वेशन ऐसे ही लिखने की। अब इक्विलिब्रियम यानी एक्स नॉट यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन अगर 0 पे होती है उसको 0 लिख दो, तो आपकी एक नॉर्मल इक्वेशन जो आप लेते हो वो बन जाएगी, है ना। अब एक्स नॉट को मैं उधर ले जाता हूँ, तो एक्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है बताओ। एक्स नॉट क्या है, बेसिकली ये पोजीशन जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या है, हाफ। तो ये लिखूंगा हाफ प्लस एम्पलीट्यूड कितना आया है, हाफ। अब ऐसा मत सोच लेना कि ये जो आता है वही एम्पलीट्यूड होता है, वो निकाला है मैंने। उन्होंने रिलीज बोला है, रिलीज जहां से किया गया है वहां के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो वहां के कोऑर्डिनेट 1 है, इक्विलिब्रियम का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ से फाइंड किया, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है एक्सट्रीम और इक्विलिब्रियम वो हाफ आई, इसलिए मैंने इसको हाफ बोला। ठीक है, आवाज आ रही है, साइन। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, ये फाई नॉट की वैल्यू तो हो गई π/2 ओमेगा इंटू टी, तो टी की जगह टी लिख दिया। लेकिन क्या हम ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, हमें क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पे मास दिया है। देखो ओमेगा का मतलब होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब होता है अंडर रूट
k अपॉन m। तो क्या हम यहाँ पे k फाइंड कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे k फाइंड कर सकते हैं? मास तो दिया ही है, तो देखो इसको मैं आपको फाइंड करना सिखाता हूँ। ये जो इक्वेशन दी है f बराबर माइनस 8x में, आप k कैसे फाइंड करोगे? तो आप देखो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, देखना ध्यान से। हम जानते हैं f बराबर माइनस के एक्स होती है जनरल इक्वेशन, लेकिन x में क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट होता है, राइट। ये है जनरल इक्वेशन, ये आपको बता चुका हूं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है f बराबर माइनस 8x प्लस 4, इस तरह की इक्वेशन है। अब उसे हम इसमें चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कॉमन ले लूं मैं इसमें से? मतलब यहाँ पे x के आगे 1 बनाना है। ये जो x नॉट तो खैर पोजीशन हो गई, ये तो सम कांस्टेंट हो गया। x के आगे कोफिशिएंट कितना बनाना है? 1। तो x के आगे कोफिशिएंट अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं इसमें क्या कॉमन ले लूं? 8 कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने इसमें से मतलब -8 कॉमन ले लेता हूँ, तो -8 कॉमन ले लिया। तो बताओ क्या बचा अंदर? अंदर बचा x माइनस हाफ, ये बचा अंदर। मतलब ये इक्वेशन हो गई जनरल फोर्स की जनरल इक्वेशन, ये हो गई, राइट। अब इसको आप कंपेयर कर लो, इसको आप कंपेयर करोगे तो देखो दोनों चीजें यहाँ से मिल गई आपको। एक्स नॉट की जगह तो क्या आ गया? हाफ आ गया, और वो तो हमने ऐसे भी निकाल लिया था, फोर्स को 0 रख के एक्स की वैल्यू हाफ निकाली। तो बेसिकली ये एक्स क्या है? एक्स नॉट है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते थे कंपेयर करके। तो यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू, एक और चीज क्या दिख रही है आपको? देखो एक्स की जगह एक्स है, तो के की जगह 8 लिखा हुआ है, सॉरी के की जगह 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी मिल गई? 8 मिल गई। तो क्या हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं? अंडर रूट के अपॉन एम। तो के कितना हो गया? 8। मास कितना दे रखा है? 2। तो यहाँ के कितना आ गया? सॉरी ओमेगा कितना आ गया? 2 रेडियन पर सेकेंड। आया समझ? तो यहाँ पे रेडियन की वैल्यू में मैं पुट कर देता हूँ 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो आपको ऑप्शन में मिलेगा। देखा, सिंपल ही था, बट थोड़ी थोड़ी चीजों से हमने इसको अच्छा बना दिया। ओके, समझ में आ गया है? क्या सभी को समझ आ गया क्या ये? चलिए आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि फेजर फेजर एंगल निकालने का, इनिशियल फेज एंगल निकालने का, इनिशियल फेज निकालने का एक और तरीका है, और बहुत ही आसान है। और उससे केवल यही फायदा नहीं है कि हम केवल इनिशियल फेज निकाल पाए, उससे और भी बहुत सारे फायदे हैं उस मेथड से। हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं एसएचएम की काइनेमेटिक्स के, इनको और भी आसानी से किया जा सकता है अगर हम वो वाला मेथड सीख जाएं। तो वो मेथड क्या है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना आसान? और हाँ, अच्छी बात इसकी ये है कि ये मेथड बहुत आसान है, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम मेथड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम कि जो एसएचएम हो रहा है उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम? जो एसएचएम हो रहा है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हो, देखो पहले मानो एसएचएम कहाँ हो रहा है, अभी इसको भूल जाओ, इस सर्किल को भूल जाओ। ठीक है, ऐसा मतलब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, कैसे कर रहा है एसएचएम? यहाँ पे कर रहा है। तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई इसकी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जनरल हम एक्स बराबर 0 पे ही लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई पर्टिकुलर केस होगा तभी वो करते हैं ना। लेकिन जब चीजों को समझते हैं तो हम यही मानते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स बराबर 0 पर। ये क्या हो जाएगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन? एक्स बराबर प्लस ए, एक्स बराबर माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। एक पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा है इस तरीके से। देखो कैसे कर रहा है एसएचएम, आपको करते हुए दिखेगा। तो पार्टिकल यहाँ पे आगे जा रहा है, फिर आगे से पीछे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है। इस तरीके से ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो ठीक है, एसएचएम कर रहा है, सर्कुलर मोशन कहाँ हुआ? आप तो कुछ कह रहे थे कि सर्कुलर मोशन से कंपेयर करेंगे, कर रहे हैं, रुको। तो उसके लिए एक सर्कल चाहिए ना सर्कुलर मोशन के लिए, तो ये आ गया सर्कल। तो ये हमने लगा दिया इसको बीचों बीच में। अब देखना,
अब सर्कल, ये सर्कल है, ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा और उसकी परछाई, जो एक्स एक्सिस पर उसकी परछाई होगी, वो परछाई क्या करेगी, वो परछाई करेगी एसएचएम। तो सपोज, ध्यान से देखना, एक पार्टिकल है जो टी बराबर 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सपोज टी बराबर 0 पे यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, और ये एसएचएम भी टी बराबर 0 से, मतलब इसका इनिशियल फेज कितना होना चाहिए, 0। खैर वो तो हमने अपनी जानकारी से बता दी, पर फेजर समझ रहे हैं हम। तो देखो ये पार्टिकल क्या है कि ये पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से, समझना ध्यान से, ये पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा। और अगर इस पार्टिकल की आप परछाई एक्स एक्सिस पर देखोगे तो आपको वो परछाई एसएचएम करती हुई दिखाई देगी इस पार्टिकल की तरह। देखना, मैं ऊपर से ऐसे टॉर्च लगा रहा हूँ और इस पार्टिकल की, ग्रीन कलर के पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन करेगा उसकी परछाई में देखूंगा एक्स पे, तो बताना मुझे। तो देखो ये पार्टिकल ऐसे आगे चल रहा है, इसकी परछाई हम देख रहे हैं, तो परछाई क्या होगी, जैसे जैसे पार्टिकल आगे आएगा यहाँ तक, तो परछाई इसके साथ साथ चलते चलते यहाँ तक पहुंच जाएगी क्या, बोलो, समझ में आ रही है आपको बात? कि ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी परछाई को देखो आप, तो इसकी परछाई आपको नीचे दिख रही है, यहाँ देखो, अभी जब यहाँ है तो इसकी परछाई यहाँ, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसकी परछाई यहाँ, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसकी परछाई यहाँ, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसकी परछाई यहाँ। मतलब ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो सर्कुलर मोशन करते करते यहाँ तक पहुंचा, तो ये जो एसएचएम कर रहा है वो भी यहाँ पहुंच गई, उसकी परछाई यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब ये पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन करते हुए आगे जा रहा है, इसकी परछाई देखना एक्स एक्सिस पर, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसकी परछाई यहाँ, ये पहुंचा तो इसकी परछाई यहाँ, जब यहाँ पहुंचा तो इसकी परछाई यहाँ, जब यहाँ पहुंचा तो इसकी परछाई यहाँ। तो बेसिकली परछाई आगे गई और वापस पीछे आई, पर ये पार्टिकल और आगे जा रहा है तो परछाई यहाँ, फिर और आर्टिकल और आगे जा रहा है, परछाई यहाँ 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 यहाँ, मतलब परछाई ऐसे चल के और ऐसे आ गई, देख रहे हो आप? फिर पार्टिकल और आगे गया तो इसकी परछाई ऐसे 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 करते हुए यहाँ पहुंची, तो मतलब परछाई ने भी अपना एक एक एसएचएम कंप्लीट कर दिया, जो कि ये पार्टिकल कर रहा था वैसा एसएचएम उसने कंप्लीट कर दिया, किसने, इस पार्टिकल की परछाई ने। बात समझ में आई? बोलो, बोलो, बात समझ में आई क्या? है ना? अब ये है कि चलो हमने जो सर्कुलर पाथ बना दिया, लेकिन सर्कुलर पाथ में आपने ध्यान दिया कि जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो किसके बराबर ली मैंने, तब जाके ये अच्छे से सुपर इम्पोज हो पाए दोनों एक दूसरे पर। मतलब जो सर्कल हम लेंगे सर्कुलर पाथ, उसकी जो रेडियस होगी वो एसएचएम के एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। ठीक है, और ये जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जो एसएचएम हमको करवाना है, जो हम चाहते हैं एसएचएम, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ठीक है, ओके। अब देखो मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, क्या करके दिखाता हूँ, मैं आपको जनरल इक्वेशन प्रूव करके दिखाता हूँ, जो एसएचएम की तीन जनरल इक्वेशन है टाइम के साथ, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये वेलोसिटी की इक्वेशन, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, राइट? यही इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है ये, राइट? अब देखना ये सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है इसकी इक्वेशन भी आएंगी, ध्यान से देखना। सपोज ये पार्टिकल टी बराबर 0 पे वहां से स्टार्ट हुआ है, टी बराबर टी पर यहाँ पहुंच गया। ठीक है, इसने कितना एंगल कवर कर लिया, इसने कितना एंगल ये कवर कर लिया, बताइए, इसने कितना एंगल, थीटा एंगल, सपोज थीटा एंगल कवर कर लिया। अच्छा, थीटा को क्या मैं ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूँ? अगर ये पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चल रहा है, ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके पास कोई भी, जो ये पार्टिकल जो क्या कर रहा है, ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, इसके पास कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं मानना है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो एसएचएम पार्टिकल जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है ओमेगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स होगी ओमेगा, तो मैं थीटा को ओमेगा इंटू टी करके लिख सकता हूँ। ओके, और जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से v मान लेते हैं हम किसी टाइम t पर, ये t बराबर 0 नहीं है, t बराबर 0 नहीं है, ये t बराबर t है। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ था, t बराबर t पर पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, राइट? कुछ वेलोसिटी आ गई, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा,
और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा। तो तीनों का अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, है ना। डिस्प्लेसमेंट की कि इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, इसकी परछाई से मतलब है। सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी जो परछाई है वो एसएचएम कर रही है, राइट। तो अगर हमें एसएचएम की इक्वेशन निकालनी है डिस्प्लेसमेंट की, तो ये जो पार्टिकल है इसकी परछाई से बातें करनी होंगी, है ना। चलो परछाई से बातें करते हैं। तो परछाई डालें इसकी, बताइए परछाई कैसी आएगी। ये आ जाएगी इसकी परछाई, बोलो कोई दिक्कत परछाई में। परछाई डालना सभी को आ गया इसकी, बोलिए क्या परछाई डालना सभी को आ गया। परछाई से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब सपोज हमें ये निकालना है, यही तो एक्स होगा। भाई सोचो कि अगर ये पार्टिकल t बराबर 0 से चलता हुआ t बराबर t तक सर्कुलर मोशन में इतना घूम गया है, तो इसकी परछाई कितना चल गई, परछाई इतना चल गई, ऑब्वियस है। और किसी टाइम t पर जो x की इक्वेशन हम निकालेंगे, x जो निकालेंगे वही तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी एसएचएम की। ओके, तो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। ये जो डिस्टेंस है ये वाली, यही तो x है कि किसी टाइम t में पार्टिकल कितना चला, यही तो x है। तो अगर मैं x निकाल दूं तो क्या यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं x आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। भाई अगर ये एंगल थीटा है तो मैं अल्टरनेट एंगल से बोल सकता हूँ ये एंगल भी थीटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में सोचो, ये हाइपोटेन्यूज अगर a है, भाई रेडियस a है ना, तो ये वाली चीज a हो जाएगी ना, सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये डिस्टेंस a हो जाएगी। तो ये वाला कंपोनेंट तो a cos थीटा हो जाएगा। बट हमें कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा a sin थीटा। x बराबर a sin थीटा, x नहीं, x तो ये डिस्टेंस है, x बराबर a sin थीटा आ जाएगा ये, बोलो। तो x बराबर आ जाएगा a sin थीटा। ओके, तो a की जगह a, sin की जगह sin और थीटा की जगह ओमेगा t। तो क्या देख रहे हो आप, ये तो एसएचएम की इक्वेशन आ गई। हमने तो परछाई का पोजीशन लिखा था, परछाई की पोजीशन लिखी, हमने देखा अरे अगर हमने परछाई की पोजीशन लिखी, ये तो एसएचएम की इक्वेशन आ गई, राइट। तो ये तो एक चीज लाया मैं, डिस्प्लेसमेंट। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, तो उसके लिए बना लेते हैं अलग डायग्राम ना। ये तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो डिस्प्लेसमेंट वाली चीज हटा देते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी पे कंसंट्रेट करना है। और डायग्राम थोड़ा खाली खाली रहना चाहिए तो अच्छा समझ में आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो ये जो पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी तो हम जानते हैं कैसी होती है, टेंजेंशियल होती है। तो हमने यहाँ मान ली कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v। लेकिन हमें इसकी वेलोसिटी से मतलब नहीं है, इसकी परछाई से मतलब है। समझ रहे हो आप। एसएचएम ये नहीं कर रहा है, इसकी परछाई एसएचएम कर रही है। तो इसकी परछाई की वेलोसिटी क्या होगी, बेसिकली इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। भाई यहाँ पे जो पार्टिकल वेलोसिटी कर रहा है सर्कुलर मोशन में, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन परछाई के पास कौन सी वेलोसिटी, परछाई तो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही है ना। मतलब इस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमारा आंसर है। तो करके देखते हैं एक बार, तो एंगल वगैरह देखें। ओके, तो अगर ये एंगल थीटा है, मैं कंपोनेंट कैसे करने वाला हूँ, बी के एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो अगर थीटा में देखूं तो थीटा देखो, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। और अगर ये थीटा है तो 90 माइनस ये हो जाएगा थीटा, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो कंपोनेंट कितना आ गया, बताओ। भाई ये v, इस v का मतलब तो क्या है, इस v का मतलब है ओमेगा इंटू आर, और रेडियस r है a। तो ये वाला v तो ये आ गया। लेकिन हमें कौन सा v चाहिए, हमें तो x कंपोनेंट चाहिए इसका। तो इसका x कंपोनेंट कितना हो गया बताओ, v cos थीटा। बोलो आया नहीं आया। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का, कितना आ गया, v cos थीटा। और v का मतलब क्या है, ओमेगा इंटू a, cos थीटा का मतलब क्या है, ओमेगा t। देखो ये कौन सी इक्वेशन बन गई। हमने तो क्या किया, बस इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट किया और हमें देखने को क्या मिला, अरे ये तो एसएचएम की वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई। आई बात समझ में। तो एक काम और कर लेते हैं, फिर अब दो का कर लिया है तो एक्सेलरेशन भी निकाल ही लेते हैं। तो हमें एक्सेलरेशन किसका निकालना है, बेसिकली उस परछाई का।
है ना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की बातें कर लेते हैं। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन कैसे होता है, उसके दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। पर यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसकी ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसके पास केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी होगा। और एसी की हम वैल्यू कैसे लिखते हैं, एसी बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। चलिए, तो हमारा आंसर क्या है, अरे ये थोड़ा ना आंसर है, इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारा आंसर है, राइट। अरे बात समझ में आ रही है। ये तो हो गया सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल का, लेकिन इससे क्या मतलब है, हमें तो इसके कंपोनेंट करने रहेंगे। चलो कंपोनेंट करते हैं इसके। तो एसी का एक कंपोनेंट इधर होगा, सही है, कंपोनेंट तो सही कर रहा हूँ ना मैं, और एक कंपोनेंट इधर होगा। अब यहाँ पे आप एंगल देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, हमें तो ये वाला एक्स डायरेक्शन वाला चाहिए, राइट। तो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एसी का, तो ए एक्स बराबर, अच्छा अब डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव एक्स है, भाई ये पॉजिटिव एक्स है ना यार, तभी तो हमेशा अब तक प्लस प्लस लिख रहे थे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट में भी आगे गए तो प्लस एक्स, इसकी वेलोसिटी आगे थी तो प्लस, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको उल्टा दिखाई दे रहा है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस एसी साइन थीटा, ए एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो क्या दिख रहा है आपको, ये आपको एसएचएम की इक्वेशन दिख रही है, एसएचएम में एक्सेलरेशन की इक्वेशन यही होती है। मतलब आपको मैंने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है ना, पर इसकी कोई खास जरूरत आएगी नहीं, बस समझाने के लिए है, राइट। तो ये आपको समझ में आया, लेकिन इससे क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इससे क्वेश्चंस कैसे होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके करने हैं हमें। ठीक है, तो थोड़ी थ्योरी, थ्योरी तो क्या है, मतलब जो मैंने बोला वो मैंने लिख दिया, ताकि आप इसको रिविजन करते वक्त याद कर पाओ कि क्या किया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल इज एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम। वी अज्यूम यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हम क्लॉकवाइज में समझ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज माना ना हमने, पार्टिकल को कैसे घुमाया है, तो पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। ओके, तो यूसी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। फॉर इनिशियल फेज एंगल टेक, फॉर इनिशियल फेज एंगल, फॉर इनिशियल फेज एंगल टेक एंगल फ्रॉम पॉजिटिव बाय एक्सिस। देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको कि क्या कह रहे हैं इसका मतलब। तो अभी तो मैंने क्या किया है, अभी जो मैंने आपको समझाने के लिए केस दिया, इसमें तो पार्टिकल मैंने टी बराबर 0 पर यहीं पे मान लिया है ना, लेकिन अभी आगे करेंगे जिसमें हम फेज एंगल निकालने के लिए, मतलब हमको इक्वेशन ये वाली भी नहीं लिखनी पड़ेगी, ए बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, फिर इतना भी नहीं सोचना पड़ेगा कि फाई नॉट की दो कौन कौन सी वैल्यू है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इक्वेशन टेक एक्स कंपोनेंट ऑफ द यूसीएम, वही हमने किया है यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी थी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट लिया, तो वो एसएचएम का हमें मिल गया। ठीक, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। ओके, ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बताता हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, करो इसको पहले बिना फेजर के करो, जैसा आपको बताया गया है। आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखना है, टी बराबर 0 पे पार्टिकल, एक्स बराबर प्लस ए बाई 2 पर है, आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखनी है। तो पहले मुझे लिख के दिखाओ क्या होगी, उसके बाद मैं इसे फेजर से करके दिखाऊंगा आपको। चलिए, तो आप सभी ने कर लिया उस तरीके से, तो जो हमने किया था पहले, कैसे किया, मतलब वो तो आसान है ना, ए बाई 2 रखो यहाँ पे, फिर ए साइन, जनरल इक्वेशन सपोज कर लो फाई नॉट, क्योंकि टी बराबर 0 पे हम देख रहे हैं, तो साइन फाई कितना आ गया 1/2। तो इस केस में इसकी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, फाई नॉट की 30 डिग्री हो सकती है या 150 डिग्री हो सकती है, लेकिन पार्टिकल यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ नहीं जा रहा है, वापिस आ रहा है, तो वापिस आ रहा है तो पाई बाई 2 से पाई के बीच वाला एंगल आएगा, तो वो तो 150 है, तो मतलब बेसिकली फाई नॉट बराबर
150 डिग्री होगा। लेकिन अब इसको फेजर से करना सीखना, फेजर से ही करना सीखना है। मतलब अगर आपको एक बार में नहीं बैठे तो आप प्रैक्टिस करो, बार बार सोचो, लेकिन करना फेजर से ही है हमें आगे, क्योंकि आगे और जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको इक्वेशन से करना पॉसिबल नहीं होगा। ये तो हो गया फिर भी इक्वेशन से, ठीक है, लेकिन हम लेवल बढ़ाएंगे तो आपको फेजर सीखना है। तो चलो फेजर में हम इसको, जैसे इस डायग्राम में हम इसको दिखाते हैं ना कि कहाँ पे है, इससे फेजर में समझो। बताओ फेजर में आपको, अगर मैं यहाँ पे आपको 4 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं ना, तो मैं आपको इसमें अपने तरफ से नंबरिंग करके दे दूं A B C D, तो आपको बताना है कि जो सिचुएशन ऊपर डायग्राम में है उसके अकॉर्डिंग फेजर में वो पार्टिकल कहाँ पे होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, इस बी में होगा, सी में होगा या डी में होगा। अगर मैं इसे इस फेजर में ड्रॉ करना चाहूं, इसकी परछाई को मतलब, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, वो किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए कि जो उसकी परछाई है वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करे। तो जैसा कि सही बच्चों ने सही आंसर दिया है, बी में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखो और मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि देखो ये तो हम जानते हैं कि ये होता है मीन पोजीशन, ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये होता है नेगेटिव एक्सट्रीम। यहाँ पे पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, अगर किया तो मतलब t बराबर 0 यहाँ पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, t बराबर 0 ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे तो इसने क्या बोला है, t बराबर 0 पे a/2 पर है, तो ये जो पोजीशन होती है वो x की होती है, राइट। तो मतलब x बराबर प्लस a/2 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। अगर आपने पार्टिकल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो x बराबर 0 पे है, मतलब ये तो हो गई गलती। इसका मतलब पार्टिकल x बराबर प्लस a/2 पर है तो पार्टिकल इधर आएगा कि इधर आएगा, ये बात तो आप समझदार हो कि पार्टिकल यहाँ कहीं आना चाहिए, x बराबर 2 पर है तो। पर ये तो परछाई है, तो परछाई किसकी है, तो पार्टिकल या तो यहाँ होगा, उसकी परछाई यहाँ बनेगी, या पार्टिकल यहाँ होगा, उसकी परछाई यहाँ बनेगी। समझ रहे हो, मतलब सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब t बराबर 0 पर पार्टिकल या तो यहाँ होगा या पार्टिकल यहाँ होगा। लेकिन सर्कुलर मोशन तो ऐसे हो रहा है, सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है ना। अब सोचना कि जब पार्टिकल, अगर हमने सोचा कि पार्टिकल यहाँ पे है, उसकी परछाई यहाँ बनी है, लेकिन वो एक केस तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल आगे जाएगा तो परछाई को आगे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये पीछे आ रही है। इसका मतलब जरूर ये सिचुएशन कहाँ की है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल इधर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसकी परछाई ऐसे चलेगी ना, यही हम चाहते हैं। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है इतना, बट हाँ एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर एक बार दिमाग में फिट हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं, से बच्चों ने देखते ही बता दिया कि हाँ भाई वी क्वाड्रेंट आंसर है, वी क्वाड्रेंट में होना चाहिए ये, जब तो परछाई उससे सेटिस्फाई होगी, है ना। तो ये इतना ही सिंपल है कि आप बस पलक झपकते ही इसे बता दो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो भैया ये वाला सिचुएशन हो गया रिजेक्ट, ये वाला हो गया सेलेक्ट। तो बस आपको इनिशियल फेज निकालना है। तो देखो मैंने आपको लिखा था एक लाइन, जो मैंने बोला भी समझाऊंगा कि फॉर इनिशियल फेज एंगल टेक एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव बाय एक्सिस। मतलब देखो ये डिसाइड हो गया कि पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल t बराबर 0 पर यहाँ पे है, ये मैंने लाइन खींची और इसकी पॉजिटिव बाय एक्सिस से एंगल निकाल लिया, ये पॉजिटिव बाय एक्सिस है, इसका यहाँ से एंगल निकाल लिया, दैट इज इनिशियल फेज। आप कुछ भी और नहीं सोचना है, बस ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि पार्टिकल कहाँ है, वो पार्टिकल डिसाइड किया और उसका पॉजिटिव एक्सिस से एंगल निकाल दिया, वो इनिशियल फेज आ जाएगा, सिंपल। अब ये एंगल निकालना है आपको, निकाल सकते हो क्या ये एंगल। अब देखो ये एंगल निकालना अब आपकी कलाकारी है बहुत आसान, मतलब कुछ है ही नहीं ना इसमें। तो देखो ये वाला इतना एंगल तो 90 डिग्री हो गया भाई, इतना एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया ना, साफ साफ दिख रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल। हमें केवल किस पे फोकस करना है, इस वाले एंगल पे फोकस करना है, तो फोकस ही तो करना है, कर लेते हैं। चलो तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ। तो आपको क्या क्या डिस्टेंसेस पता है, ये वाली डिस्टेंस पता है क्या, हाँ भाई पता है a/2 है। क्या ये वाली डिस्टेंस पता है क्या, हाँ a है, रेडियस है ना, तो रेडियस a है। अब ये वाला एंगल निकालना है, निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो। तो कॉस थीटा निकाल दें यहाँ से, इसको हम बोलते थे थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर 1/2, a/2 अपॉन a, मतलब कितना हो गया 1/2।
तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। अरे आ गया 60 डिग्री। तो फाई नॉट कितना आ गया, 90 + 60 यानी कि 150 डिग्री। आ गया आंसर, ठीक है। पर आप बोलोगे सर ये तो और ज्यादा बड़ा निकल रहा है, ये तो और छोटा पड़ रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो सवाल ही छोटा है, ऐसा तो पूछेंगे ही नहीं। अभी जो सवाल करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, उनमें देखना कि ये तरीका कितना आसान लगेगा आपको। बहुत आसान है ये, बस आपको ये थीटा निकालना रहेगा। इसमें हर क्वेश्चन में थीटा फाइंड करना रहेगा। थीटा फाइंड करना तो बड़ा आसान है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, डिस्टेंसेस पता है, आ जाएगा थीटा। आई बात समझ में? चलो ये वाला करके दिखाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा सवाल है। आप देखो, केवल इसमें फेज एंगल नहीं निकालना है, इसमें आपको और भी कुछ करना है। तो इस केस में ये फेजर डायग्राम आपकी बहुत मदद करेगा और बिना कैलकुलेशन के सवाल सॉल्व कर देगा। चलिए करते हैं। A particle starts from +a/2 and was moving towards positive extreme. Find a time after which it will cross mean position for the first time. तो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो +a/2 पर है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो वहां से लेके स्टार्ट वहां से किया है उसने। तो बताओ पहली बार जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, कितने समय बाद करेगा, चलने के कितने समय के बाद वो पहली बार मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। तो इसको करेंगे हम, किससे करेंगे, फेजर डायग्राम से, राइट। तो हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ये फेजर डायग्राम है, राइट। डायरेक्ट फेजर डायग्राम से ही करेंगे, है ना। बताओ, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लगता है पार्टिकल कहाँ होना चाहिए। वापस से ऑप्शन दूं, ए बी सी डी, किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो कि पार्टिकल a/2 पर है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी डी में से किस क्वाड्रेंट में आपको लगता है कि उस पार्टिकल को होना चाहिए, सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसको। तो ये बात किस किस को आगे मैं देखना चाहता हूँ, ए बी सी डी में से किधर वो होना चाहिए। सभी लोगों को आंसर देना है, जो भी वो देना चाहे, ए बी सी डी। ऑप्शन भी ए बी सी डी है और उनके विकल्प भी ए बी सी डी है। तो क्या सभी का आंसर ए है? कोई है जो ए के अलावा कोई आंसर देना चाहता हो? चलिए, तो ए ही आंसर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पार्टिकल a/2 पर है तो a/2 यहाँ आएगा। ठीक है, दो केस पॉसिबल हैं, लेकिन हम चाहते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम तो ये है, तो पार्टिकल इधर जाना चाहिए, राइट। तो मतलब हम सीख गए कि ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम x बराबर +a, ये है x बराबर -a, ये है x बराबर 0। लेकिन पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ है, पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, ऐसे मैंने एक लाइन खींच दी, ये पार्टिकल t बराबर 0 पर x बराबर ये चीज ये कितनी है, a/2 से स्टार्ट हुआ है, राइट। और ये लेंथ है a। ये तो एक ट्रायंगल बन गया, बहुत बढ़िया। लेकिन पूछा क्या है, अब देखो पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है, इसकी परछाई यहाँ पे है, राइट। तो ये परछाई चलना स्टार्ट हुई, एक्सट्रीम पे गई, एक्सट्रीम से चल के वापस लौट के आ रही है परछाई, और फिर ये क्रॉस की इसने पहली बार अपनी मीन पोजीशन। तो ये टाइम बताना, टाइम पूछना चाहते हैं ये, कि यहाँ अगर t बराबर 0 से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, t बराबर t पर ये पार्टिकल पहली बार यहाँ पूछा है, तो ये t क्या है, ये कितना समय लगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। देखो अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल है ये, लेकिन फेजर से देखो कितना अच्छा हो जाएगा। तो हम इस एसएचएम की परवाह नहीं करेंगे कि परछाई कितना चली, कैसे चली। हम किसको देखेंगे कि पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो परछाई है वो यहाँ से चल के और फर्स्ट पहली बार एक्सट्रीम इस पे मीन पोजीशन पे पहुंच जाए। तो इसका मतलब बताओ, ये वाला पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होके और वो तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, तो हमसे कहाँ तक की बात करनी है, यहाँ तक की, राइट।
तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये परछाई यहाँ पहुंच जाएगी और यही चाहिए हमें। तो मतलब ये मैंने बोल दिया t बराबर t। बोलो सही बोला है क्या? सपोज ये एंगल इसने कवर किया थीटा, ये एंगल कितना कवर किया इसने? सपोज दिस एंगल जो इस पार्टिकल ने t बराबर 0 से t बराबर t तक में कवर किया है, दैट इज थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लो। सपोज ये जो एंगल कवर किया है ये है थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बताओ, बता सकते हो? तो ये वाले एंगल तो कितना हो जाएगा, a/2 अपॉन a यानी 60 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 150 डिग्री। ठीक है, अब सोचना ध्यान से, हम एसएचएम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। एक पार्टिकल है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से टी टाइम में थीटा एंगल घूमता है, तो क्या रिलेशन लिख सकता हूं मैं, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। भाई मैंने एसएचएम की तो बात ही नहीं की, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है, टी एंगल में, टी टाइम में थीटा एंगल घूमता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये रिलेशन सही है, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। अब देखो मजे ही मजे, कि थीटा का मतलब पता है, हम यहाँ रेडियन में डालेंगे ऑब्वियस है वैल्यू। तो थीटा कितना हो गया, राइट? ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई बाई कैपिटल टी। भाई इसने दे रखा है ना, टाइम पीरियड के टर्म में आंसर चाहिए इसको, तो टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है तो ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई बाई टी इंटू टी। देखो एक लाइन में आंसर आ गया, पाई से पाई गया। देख रहे हो अब आंसर कितना आ रहा है, स्मॉल टी बराबर, बताओ कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। और अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करते तो बहुत लंबा जाता है। पर क्या ये तरीका आपको समझ में आया क्या? हमने देखा कि पार्टिकल यहां से यहां तक चला, ये कैसे पता लगा, क्वेश्चन को पढ़ के, पार्टिकल यहां से यहां तक चला, कितना एंगल घुमा, थीटा बराबर ओमेगा टी, टी आंसर आ गया, खत्म। है समझ? अच्छा कुछ और बातें इसमें निकाल देता हूँ। बताओ टोटल एवरेज स्पीड, अगर हमको यहां से यहां तक इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालें, एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड की तो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताओ डिस्टेंस कितनी लिखूं, डिस्टेंस कितनी लिखूं? कौन कौन कह रहा है कि सर ये डिस्टेंस ये होगी जो ये इसने आर्क कवर किया है, दैट इज द डिस्टेंस, जो ये आर्क कवर किया है यही डिस्टेंस है सर। अरे भाई सर्कुलर मोशन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, एसएचएम सॉल्व कर रहे हैं ना। बस यही है, फेजर में इतना नहीं खो जाना है कि आप सोचो सर्कुलर मोशन सॉल्व कर रहे हैं। जो एवरेज स्पीड पूछी है वो इस सवाल के लिए पूछी है, मतलब पार्टिकल a/2 से स्टार्ट करके चल के यहाँ तक पहुंच गया, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हुई, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं पार्टिकल की एवरेज स्पीड थोड़ा ना पूछी है। तो हम ये आर्क की वैल्यू थोड़ा ना लिखेंगे टोटल डिस्टेंस में, टोटल डिस्टेंस में वो रखेंगे जो ये पार्टिकल चला है, राइट? समझ में आई बात? हाँ तो पार्टिकल कितना चला है देखो, टोटल डिस्टेंस होती है ए होती है, तो a/2 हो गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, a/2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई a, तो a प्लस a/2 कितना हो गया, 3a/2। ध्यान रखना खो मत जाना। और टोटल टाइम, टाइम तो ये निकाल लिया हमने 5t/12। आया समझ? तो ये आंसर कितना हो गया, ऐसा। अच्छा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्टेंस नहीं रखते, क्या रखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बताना जरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, तो इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है,
a/2 है ना, मैंने पहले ही मैग्नीट्यूड लगा दिया, तो यहाँ आ जाएगा a/2 डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। कितना आंसर आ रहा है? इस तरीके से। इस पूरे क्वेश्चन में अगर कोई भी स्टेप ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप पूछ लो, वरना हम आगे चलते हैं। फिर चलें आगे, चलिए ये वाला करो। करो, ये क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है -a/√2 से और वॉज मूविंग अवे फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से दूर जा रहा है। तो बताओ पहली बार वो कब रुकेगा, वो टाइम बताना है। चलिए सबसे पहले बताओ कि क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या पता लगा, किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए पार्टिकल? डी में होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये नेगेटिव में है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो इधर आएगा तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा। लेकिन मूविंग अवे फ्रॉम द नेगेटिव मतलब इसकी वेलोसिटी इधर है, मतलब ऐसा। भाई अगर सी में लेंगे तो इसकी वेलोसिटी के हिसाब से इसकी परछाई की वेलोसिटी तो ऐसे होनी चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें मिल गई पोजीशन, हमें पोजीशन मिल गई t=0 पे पार्टिकल यहाँ है। यहाँ तो मतलब सर्कुलर मोशन में है, असली में तो यहाँ है, ठीक है। परछाई तो यहाँ है, तो ये t=0। पोजिशंस लिख लो, यहाँ से पोजीशन कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, a/√2, डिस्टेंस a/√2 है ना। पोजीशन -a/√2 है, डिस्टेंस तो a/√2 है पर। और ये वाली डिस्टेंस ये है a, इसका मतलब ये एंगल। अच्छा, अब एंगल बाद में देखेंगे। पूछा क्या है, फाइंड टाइम आफ्टर विच इट विल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पार्टिकल रुकता कहाँ है एसएचएम में, ये सोचना होगा। पार्टिकल रुकता है एसएचएम में एक मोमेंट के लिए एक्सट्रीम पोजीशन पर, है ना। मतलब इनिशियली एक पार्टिकल यहाँ है और नेगेटिव से दूर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है। तो पहली बार कब रुकेगा वो, जो अपने एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, और पहली बार एक्सट्रीम पर यहाँ पहुंचेगा, तो मतलब सर्कुलर करता हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा। आई बात समझ में? मतलब यहाँ से यहाँ, ये आ गया आपका t=t। ये t ही आपको निकालना है, उसके लिए आपको निकालना होगा ये थीटा। तो ये एंगल है थीटा। अगर आपने ये एंगल थीटा निकाल लिया तो आपका काम हो जाएगा। निकाल सकते हो एंगल थीटा। अब देखो बहुत तरीके हैं एंगल निकालने के, ऐसा नहीं कोई फिक्स तरीका है। देखो थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखते हैं। तो ये a/√2 है और ये a है, तो मुझे ये एंगल तो मिल गया। ये एंगल है π/4, 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल π/4 है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी π/4 हो गया। या फिर टोटल सीधा निकाल लो। भाई टोटल एंगल कितना होगा, पाई होगा। पाई में से π/4 गायब कर दोगे तो थीटा मिल जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूं, थीटा बराबर पाई माइनस π/4। तो थीटा कितना आ गया, 3π/4। अरे आ गया। अगर थीटा हमें मिल गया तो बस अब ये निकालना है कि इस थीटा को चलने में टाइम कितना लगेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। और एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी एसएचएम में जब हम फेजर का यूज करेंगे ना, तो कभी भी हमेशा मतलब आपको आंख बंद करके थीटा और ओमेगा टी ही लगाना है। ओमेगा को लिख देते हैं 2π/T, क्योंकि कैपिटल टी के टर्म में हमसे आंसर पूछा गया है। तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3t/8। तो कुछ बच्चों ने सही आंसर भी दिया था, वेरी गुड। आया समझ, एनी डाउट? नो डाउट। चलिए अगला करो। ये बहुत अच्छा है। इसमें देखो हमने दो दो पार्टिकल एसएचएम करा दिया। अब सोचो इसकी इक्वेशन से करते तो हालत ही खराब हो जाती। अब इसमें दो दो पार्टिकल हैं, क्या पूछा है देखते हैं।
पार्टिकल 1 and 2 आर परफॉर्मिंग एसएचएम ऑन ए सेम लाइन विद सेम टी, मतलब सेम टाइम पीरियड एंड द सेम एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, बट देयर पोजीशन है टी बराबर जीरो। टी बराबर जीरो पे दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं। टी बराबर जीरो पे ये है एक्स बराबर जीरो यानी कि इक्विलिब्रियम पर, मीन पर, और ये है एक्स बराबर प्लस ए बाई टू पर। फाइंड टाइम आफ्टर विच 1 and 2 विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये तो सही बात है कि सेम लाइन पे एसएचएम कर रहे हैं तो मिलना तो पड़ेगा कभी ना कभी। अब जैसे यहाँ पे ये यहाँ है और आगे की तरफ जा रहा है, ये भी आगे की तरफ जा रहा है, तो ये आगे की तरफ ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, ये इधर घूम के वापस आएगा क्योंकि इसको a/2 ही चलना है ना, तो ऐसे जाएगा जाएगा, ये घूम के वापस आएगा, तो यहाँ कहीं मिलेंगे। वो बताना है कि पहली बार कब मिलेंगे, है ना। अच्छा सवाल, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियल पोजीशन के हिसाब से, जो इनकी इनिशियल पोजीशन हमें दे रखी है यहाँ क्वेश्चन में, उसके हिसाब से इस फेजर पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो पॉइंट 1, पार्टिकल 1 कहाँ होगा, एक्सट्रीम पर, नहीं इक्विलिब्रियम पर, राइट। और इक्विलिब्रियम पर भी किधर जाता हुआ, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाता हुआ। भाई इक्विलिब्रियम में भी दो ऑप्शन है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, यहाँ से तो नेगेटिव की तरफ जाता। तो इसका मतलब पार्टिकल 1 यहाँ पे है टी बराबर 0 पर 1। आई बात समझ में। ओके, तो टी बराबर 1। अब बताओ पार्टिकल 2 कहाँ पे है। पार्टिकल 2 यहाँ कहीं होगा, तो बना देते हैं पार्टिकल 2 यहाँ कहीं होगा। टी बराबर 0 पर जो 2 नंबर का पार्टिकल है वो यहाँ कहीं होगा, क्योंकि इसकी परछाई कहाँ दे रखी है हमें, प्लस a/2 पर दे रखी है, इस तरीके से, राइट। और ये घूमेंगे, और ये इस तरीके से घूम रहे हैं, राइट। बट हमको ये बताना है कि दोनों मिलेंगे कब। अब तो सर्कुलर मोशन के हिसाब से सोचोगे तो दोनों कभी नहीं मिलेंगे, दोनों ऐसे से घूमते ही रहेंगे, क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, और टाइम पीरियड सेम है तो हम बोल सकते हैं ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो आप ऐसे मत सोचना कि ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं सर। सर्कुलर मोशन थोड़ा ना कर रहे हैं हम कर रहे हैं एसएचएम, पर सर्कुलर से कर रहे हैं ताकि वो आसान हो जाए, राइट। ओके, तो बताओ कैसे करें सॉल्व। तो ध्यान से देखो कि इनिशियली ये इस तरीके से हैं इस तरीके से, ठीक है। इनके बीच में कोई एंगल होगा, बिल्कुल होगा, तो हम सेंटर से ड्रॉ कर ले। इनके बीच में जो भी एंगल होगा, सपोज ये एंगल है, निकाल सकते हैं ये एंगल वैसे, पर अभी निकाल लेंगे। पर आप समझो कि ये एंगल कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है ना, तो जितने से ये घूमेगा उतने से वो भी घूम जाएगा, तो जब ये घूमेंगे तो ये एंगल तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। ओके, तो ये मैंने डायग्राम बनाया टी बराबर 0 का। अब मैं वो डायग्राम बनाता हूँ कि जब ये मिलेंगे तो उस वक्त की सिचुएशन कैसी होगी, सोचना ध्यान से। तो देखो, दोनों के बीच में एंगल थीटा सेम रहेगा। मिलेंगे कब, जब दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी, यानी कि एक्स सेम हो जाएगा, है ना। तो ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, तो ये तो आगे जाएगा और ये घूम के वापस आ रहा होगा। समझ रहे हो मतलब, कि पहला वाला पार्टिकल तो ये ए क्वाड्रेंट में ही होगा, लेकिन जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो बी में हो जाएगा, मतलब घूम के वापस आ रहा होगा। और सही बात भी है, तभी मिल पाएंगे। देखो, आप इस पूरे को एज इट इज घुमाओ, एज इट इज इसको घुमाओ, तो जितना एंगल ये घूमेगा उतना एंगल ये घूमेगा, तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी ना, मतलब ऐसी हो जानी चाहिए सिचुएशन, तभी मिलेंगे, कि मतलब कुछ ऐसा कि ये है फर्स्ट पार्टिकल, ये है सेकंड पार्टिकल, राइट। कब, टी बराबर टी पर, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, अभी भी थीटा ही रहेगा अगर पहले थीटा था तो, राइट। और ये दोनों एक दूसरे के एक ऊपर है, तो यहाँ पे दोनों की एक्स सेम हो गई ना, बोलो, दोनों की पोजीशन एक्स सेम हो गई, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। ये मत सोचो दूर दूर है, इसको ऐसे टाइम में सोचो कि मतलब ये कोई पॉइंट एक्स है, कोई पॉइंट एक्स है, यहाँ से ये फर्स्ट वाला पार्टिकल तो इधर जा रहा है और सेकेंड वाला पार्टिकल इधर आ रहा है। मान लो सपोज दिस इज द एक्स, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट है, निकालना तो बहुत आसान है, पर ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको कि ये तो है आपका फर्स्ट पार्टिकल और ये है सेकंड पार्टिकल। दोनों के बीच का एंगल शुड बी कांस्टेंट, बिकॉज दोनों के जो घूमने की रेट है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो सेम रहेगी। दोनों को मिलना है तो दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो ये कंडीशन ये ऐसा आ जाएगा, राइट।
तो मतलब इनिशियली कहाँ था, इनिशियली ये फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे था, राइट। किसी भी अब आपको केवल ये देखना है कि कोई भी पार्टिकल कितना चला। भाई कोई ये वाला पार्टिकल सपोज चला, ये इतना एंगल चला, भाई इतना एंगल चला ना, ये फर्स्ट वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो इतना एंगल चला, ये एंगल सपोज मान लो आप θ1, तो टाइम निकाल सकते हैं ना, फिर हमको यही तो निकालना टाइम कितना होगा। तो आप टाइम कैसे निकालोगे भाई, θ1 बराबर ओमेगा इंटू टी, ये आंसर हो गया। भाई आपको टाइम निकालना है कि फर्स्ट पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, क्योंकि यहाँ पे मिल गए ना, तो आप ये एंगल निकालोगे θ1 बराबर ओमेगा इंटू टी और आंसर आ गया। लेकिन अब बस आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, θ1 निकालना है। निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले थीटा फाइंड करो। देखो इनिशियली ये जो है वो कहाँ पे है, a/2 पर है ना, और ये हो गया a, तो ये कितना हो गया a/2 अपॉन a मतलब 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब थीटा कितना है 30 डिग्री, राइट। अब अगर ये थीटा 30 डिग्री है और ये x सेम है, a भी सेम है, तो ये आधे आधे एंगल हो जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 15 डिग्री और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 15 डिग्री। बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा। भाई हम कह रहे हैं कि ये x तो सेम है दोनों के लिए, ये a सेम है, तो x अपॉन ए तो थीटा बराबर होना चाहिए। टोटल एंगल 30 तो आधा आधा 15 15 हो जाएगा। दोबारा सुनो, टोटल 30 डिग्री है ना, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल यहाँ है एक पार्टिकल यहाँ है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो x सेम हो गया, रेडियस a तो सेम ही है। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं कितना लिखूंगा, कॉस, सपोज ये एंगल कुछ भी है अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर क्या लिखूंगा, x अपॉन ए, नीचे भी लिखूंगा x अपॉन ए, बराबर हो जाएंगे ना। तो 30 का आधा था 15 15 हो गए। तो θ1 कितना आ गया 90 माइनस 15। भाई θ1 ये वाला एंगल कितना आ गया बताइए, क्या ये एंगल 75 डिग्री आ गया क्या, बस आपका आंसर भी आ गया। आप लिखोगे θ1 बराबर ओमेगा इंटू टी, 75 बराबर पाई बाय 180 बराबर 2 पाई बाई टी इंटू टी। देखा कितना टफ सवाल हमने एक लाइन में हो गया, बस डायग्राम बनाया है, इसके बाद तो एक लाइन लिखनी पड़ी है, ये आंसर आ गया। कितना है जरा सॉल्व कर लो यहाँ से इसको। सो टी इज इक्वल टू आया होगा, एक बार सॉल्व कर लो इसे। आया समझ। हाँ भाई, तो और भी क्वेश्चंस हैं अभी तो, हाँ और भी क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे तो फेजर की और प्रैक्टिस हो जाएगी। आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना फेजर को, ठीक है। इसके बाद काइनेमेटिक्स हमारी फिनिश हो जाएगी, फिर हम डायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे एसएचएम की, ठीक है। ओके।